Hello students, hello MSPNs, how are you? Today we discuss about the CFT in NiCl4-2। अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर IUPAC में देते हैं तो क्या आएगा बेटा? टेट्रा क्लोरिडो निकलेट सेकेंड आयन। हमें CFT निकालनी है, इसमें इस कॉम्प्लेक्स में हमें CFT निकालनी है। इस कॉम्प्लेक्स में CFT निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले तो आप ये देखिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 4 मीन्स इट इज़ अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसमें जो स्प्लिटिंग होगी यानी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होगी इज जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर आपने याद हो, जब हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFT को देखा था तो वहाँ CFT के अंदर easy orbital's energy is greater than parental energy, while the energy of T2z orbital is lower than parental. But in splitting of tetrahedral complex orbitals, T2z orbital energy is greater than parental orbitals, while the energy of easy orbital is less than parental orbital. तो फर्स्ट स्टेप, हाउ वी डिटरमाइन CFT, कैसे हम इसे डिटरमाइन करेंगे? फर्स्ट वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। हमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। हमें जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसे हम एक्स मान लेते हैं। निकल को हमने एक्स मान लिया। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 4। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू -1 देन -2। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा? +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 आ गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप होता है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल की हम निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? निकल का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 28 होता है। इस बेस पे इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3D8 4s2। ये इसका ग्राउंड स्टेट होगा। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट एंड आफ्टर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव Ni+2 and both the electron are removed from 4s orbital because it is outer and in attraction of nucleus is very less on outer electron, so 2 electron are removed from 4s. And what is the configuration of Ni+2? Argon 3D8, इट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni+2। अब हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे? हम एनर्जी डायग्राम जो है उस एनर्जी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। एनर्जी डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे। एनर्जी डायग्राम को ड्रॉ करके फिर हम इस वैल्यू को कैसे अपन स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले हमने एक एनर्जी का डायग्राम बनाया। ये सब के सारे डी ऑर्बिटल्स थे। मैंने आपको बताया था कि जिन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, दोज डी ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी आर नॉन एज डी जनरेट ऑर्बिटल्स। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं उसको हमने कहा डी जनरेट ऑर्बिटल्स। इनको हमने कहा डी जनरेट ऑर्बिटल बिकॉज इनकी एनर्जी क्या है? सेम है। जब इनका लिगेंड के साथ अट्रैक्शन होगा, लिगेंड इनके पास आएगा तो यहाँ पर लिगेंड के साथ जब इनका रिपल्शन होगा, लिगेंड इनके पास आएगा तो रिपल्शन की वजह से स्प्लिटिंग होगी, तो ये इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, एनर्जी बढ़ने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक्साइटेड ऑर्बिटल्स में। एक्साइटेड ऑर्बिटल मीन्स एनर्जी इज मोर कंपेयर टू डीजनरेट ऑर्बिटल। उसके बाद यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा। आपके पास नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 4 हैं और सारे के सारे वीक हैं। तो याद रखना है, अगर वीक है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो स्प्लिटिंग जो होगी वो जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो स्प्लिटिंग थी उसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी। कैसे? आप देखिए, 2 ऑर्बिटल जो थे उनकी एनर्जी यानी इजी ऑर्बिटल्स जो हैं, जिनका नेम क्या है बेटा? इसका नेम है dx² -y² एंड dz²। इसका नेम है dxy dyz dzx। और इन तीनों को हम कलेक्टिवली कह सकते हैं T2g ऑर्बिटल। क्या कहते हैं बेटा? T2g ऑर्बिटल। और इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ईजी ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ईजी ऑर्बिटल। तो ये जो स्प्लिटिंग हुई वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड 6 होते थे उसके जस्ट क्या हो रही है? ऑपोजिट हो रही है। और इस पूरे वैल्यूज़ को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक को इसको कहते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी का मीन्स टी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE की वैल्यू। ये जो वैल्यू होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो प्लस का 0.4 डेल्टा टी होता है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है वो माइनस का 0.6 डेल्टा टी होता है। आप याद रखना कि ये प्लस और माइनस सिंबल जो है वो उस इंटरमीडिएट लेवल से शुरू हो रहे हैं। ये इंटरमीडिएट लेवल है, इससे इतनी डिस्टेंस ये है, ये नीचे की डिस्टेंस पे है इसलिए माइनस में है। बाकी दोनों का ऐड जो होगा वो डेल्टा टी होगा, क्योंकि साइन ऐड नहीं करेंगे, 0.4 और 0.6 को ही ऐड करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। अब बात आती है कि साहब पहले कि फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स, ये हमारे जिनकी एनर्जी सेम थी हमने इनको कहा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी बढ़ गई। एक्साइटेड ऑर्बिटल आफ्टर मोर रिपल्शन, एक्साइटेड ऑर्बिटल बिकम्स अंडरगोज स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग में क्या हुआ, T2z ऑर्बिटल की एनर्जी पैरेंटल से क्या हो गई, ये पैरेंटल ऑर्बिटल थे, पैरेंटल से ज़्यादा हो गई, जबकि EZ ऑर्बिटल की एनर्जी पैरेंटल से क्या हो गई, कम हो गई। अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल Ni+2, आर्गन 3d8 मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इनको हम फिल कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 5 6 7 और 8 पेयरिंग हो जाएगी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो हम यहाँ पर भी इसी तरीके से फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जब हमें इलेक्ट्रॉन्स को इन स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में भरना है तो ऑब्वियस है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ जहाँ पे एनर्जी लेवल जो होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे इजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल पैरेंटल से कम है, तो ऑब्वियस सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा फर्स्ट, फिर उसके बाद में सेकंड। बात आती है थर्ड लिगेंड कहाँ होगा, तो हमने कहा है कि अगर लिगेंड वीक होता है तो ऑब्वियस है, अगर लिगेंड वीक होता है तो वीक लिगेंड की कंडीशन में होता क्या है कि पेयरिंग एनर्जी इज़ ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी इज़ ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर होना पसंद नहीं करेंगे सबसे पहले, तो फिर क्या करेंगे 1 2, फिर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अब इसे पेयर्ड होना ही पड़ेगा, देन फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए बेटा, वापस आपको बताता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल किया, फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर 6 7 पेयरिंग हो गई, 8 ऊपर आ गया। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो Cl हमारा वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर T for tetrahedral complex because number of ligand is 4. Number of unpaired electron is how many number of unpaired electron, तो we can say that how many number of unpaired electron in T2z orbital 2, तो number of unpaired electron के लिए हम कितना कह सकते हैं कि number of unpaired electron is 2. magnetic moment calculated by mu equals to root n+2, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.89 bm. Bm means Bohr magneton, which is the unit of magnetic moment. And the nature of complex, if ligand is weak then low spin complex और high spin, तो हम कह सकते हैं कि अगर ligand strong होता है then low spin complex is formed, and ligand is weak then high spin complex is formed, high spin complex of फॉर्म। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको वापस बताता हूँ, सबसे पहले स्प्लिटिंग करने की कैसे, हम इसकी स्प्लिटिंग को किस तरीके से हम स्प्लिटिंग करें। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बाद हम CFT में बात करेंगे NiCN का 4-2। हम इसका UPSC नेम क्या होगा, टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड आयन। टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड आयन जो होगा वो इसका UPSC नेम होगा। यहाँ पे लिगेंड का नेचर स्ट्रॉन्ग है और ये कितने हैं 4, तो ऑब्वियस हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा DsP2, और अकॉर्डिंग टू VBT यहाँ ज्योमेट्री कैसी आएगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। आपको याद आ रहा होगा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर ज्योमेट्री होती थी तो स्प्लिटिंग कैसी होती थी 1 1 1 2 के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट, हमारी यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे
निकालेंगे, जिसको निकालना होता है उसको x प्लस नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 4 -1 इक्वल्स टू चार्ज कितना है बेटा -2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल +2, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन आर रिलीज फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल? निकल 28 होता है, आर्गन 3d8 4s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल and it means 2 electron are removed and released from this metal ground state। वो कहाँ से रिलीज होंगे 4s से। तो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल? Ni+2 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d8। आर्गन 3d8 जो हो गया वो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि CFT के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि स्प्लिटिंग करवानी होगी, क्योंकि CFT क्या कहता था, मेटल और लिगेंड के बीच नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा, आयोनिक। Nature of bond is ionic between metal and ligand according to CFT, while in according to VBT, नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हमने एनर्जी डायग्राम दिखाया, एनर्जी डायग्राम के बाद हम एक डीजनरेट ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम। दोज ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी नॉन एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। हमने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है बेटा 3d8 को, तो हमने 3d8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद में जब यहाँ पे लिगेंड आएंगे तो ये रिपल्शन से इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एक्साइटेड ऑर्बिटल्स में यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन 3d8, उसके बाद रिपल्शन पे ये स्प्लिटेड हो जाएंगे, और उनका स्प्लिटेड का ऑर्डर जो था वो हमने आपको बताया था 1 1 1 2। यहाँ पे 1 ऑर्बिटल है, यहाँ पे 1 ऑर्बिटल है, यहाँ भी 1 ऑर्बिटल है और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग जो होगी वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग होगी। तो ये स्प्लिटिंग जो होती है वो डिफरेंट कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे ज़्यादा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी होगी वो dx²y² होगा, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन लॉब्स होती हैं, आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन लॉब्स जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी। उसके बाद dxy होगा, उसके बाद dz² होगा, फिर dyz और dzx को हम चूज़ करेंगे। अब बात ये आती है कि सबसे ज़्यादा कि इन डी इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कैसे करेंगे। तो डी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का, चाहे हम ऑक्टाहेड्रल में फिल कर रहे हो या टेट्राहेड्रल में फिल कर रहे हो या स्क्वायर प्लेनर में फिल कर रहे हो, ऑब्वियस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड। अब यहाँ क्या है, लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, हम कहते हैं कि Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज मोर कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी इज लेस, सो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पेयर्ड होना पसंद करेगा। तो हम थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर यहीं पेयर्ड, फिर 7, फिर 8, यानी नो रिमेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 0 एंड dx²y² कम्प्लीटली क्या होगा वैकेंट। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि dx²y² और dz² जो थे, दे आर द ऑर्बिटल ऑफ इजी ऑर्बिटल्स एंड दे आर स्प्लिटेड। तो आफ्टर स्प्लिटेड दे कन्वर्टेड, इनका जो स्प्लिटिंग होगा, जो स्प्लिटिंग हुई है इनकी, इट्स नॉन एज जॉन टेलर इफेक्ट, इट नॉन एज जॉन टेलर इफेक्ट, यानी स्प्लिटिंग ऑफ इजी ऑर्बिटल इनटू dx²y² एंड dz² नॉन एज जॉन टेलर इफेक्ट, जिसकी वजह से ये दोनों का जो एनर्जी गैप है वो बढ़ जाता है और ये स्प्लिटिंग हो जाती है। अब हमें बात करनी है कि Cn जो है वो कैसा लिगेंड है साहब। Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यहाँ पे डेल्टा sp मीन्स बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक भी नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 0, तो n की वैल्यू 0। अगर n की वैल्यू 0 है तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट म्यू हम किससे निकाल देते हैं, याद आ रहा है आपको, n+2। तो ऑब्वियस यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0, n की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, तो हम कहें कि नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, तो ऑब्वियस लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। तो इट मीन्स जो नेचर होगी, हम कह सकते हैं कि ये डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक, सो वी कैन से इट इज
डायामैग्नेटिक, इट इज़ डायामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। हमने 3 एग्जांपल आपको बताए। हाँ, पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात बताई थी, इस वीडियो में हम टेट्राहेड्रल की बात बताई, और उसके बाद में हमने आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की थ्योरी जो थी उसके बारे में आपको बताया। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए एग्जांपल्स को आपके साथ शेयर किया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर हमें एक वैल्यूज़ निकालनी हो कि साहब हमें वैल्यूज़ निकालनी है, कि वैल्यूज़ डिफाइन करनी हो हमें CFT के अंदर, कि वैल्यू, हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि सर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CFSE फॉर D5, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CFSE फॉर D5 कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड, कि हमें एक वैल्यू निकालनी है CFSE की, किसके लिए निकालनी है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए और वीक लिगेंड के लिए। तो आप एक बार देखिए 3D5 हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, 3D5 ऑक्टाहेड्रल है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5। कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, नेचर कैसी है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का नेचर हो गया, लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो ऑब्वियस एक बात बताइए, सबसे पहले हम एक एनर्जी ऑर्डर दिखाएंगे। हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, हमने कहा हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। पहले आप इनको फिल कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप इनको फिल करोगे, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग क्या थी, 2 अपर एंड 3 लोअर, 2 ऑर्बिटल अपर साइड पे होते थे, 3 ऑर्बिटल नीचे साइड पे। दो जो हायर एनर्जी सेट में है, दे आर कलेक्टिवली नॉन एज इजी ऑर्बिटल, वाइल दे आर विच आर प्रेजेंट इन लोअर एनर्जी सेट नॉन एज T2G ऑर्बिटल्स। तो ये कौन कौन से थे बेटा, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, ये थे। अब एक बात बताइए आप, इनको हम क्या कहते थे, इजी ऑर्बिटल, जबकि हम इनको क्या कहते थे, T2G ऑर्बिटल्स। हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ऑब्वियस 1 2 3, लेकिन स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस पेयरिंग होगी, क्योंकि नेचर स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर होगा तो डेल ओ की जो वैल्यू होगी वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होती है, ज़्यादा, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा। अगर पेयरिंग एनर्जी से ये ज़्यादा होगी तो इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड करना पड़ेगा 4 और 5। आपने एक चीज़ देखी कि ऑल 5 इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन T2G ऑर्बिटल। अच्छा, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, आप ये देखिए कि इन यहाँ से इन इंटरमीडिएट लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल से यहाँ तक की जो दूरी है ईजी ऑर्बिटल्स के बीच की डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं 0.6 डेल ओ, जबकि इंटरमीडिएट से यहाँ तक की वैल्यू को हम कहते हैं -0.4 डेल ओ। तो हमारे जो पाँचों के पाँचों ऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में गए हैं बेटा, T2G में गए हैं। और एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू है वो -0.4 डेल ओ भी बोल सकते हो या 4DQ भी बोल सकते हो। क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 हो गए, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का साइन 2.0 डेल ओ। माइनस का मतलब वैल्यू माइनस में नहीं है, माइनस इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो ओवरऑल वैल्यू आ रही है वो जो है वो T2G ऑर्बिटल के कंपेयर में T2G ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग आ रही है। मतलब T2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं। तो 5 × 4DQ 20DQ कह सकते हैं। 20DQ का मतलब क्या था कि डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा भी हम इसको कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 3D5 में चलें तो ये तो इसमें था। अब अगर हम क्या करें, 3D5 ऑक्टाहेड्रल होगा और लिगेंड वीक है, तो ऑब्वियस हमने सबसे पहले एक एनर्जी का ऑर्डर बनाया। एनर्जी के ऑर्डर बनाने के बाद आप देखिए कि आपके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स। और 3D5 कॉन्फ़िगरेशन मीन्स 5 आपको इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और 5। ये स्प्लिटिंग हो गया वही T2G और इजी में। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होंगे बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, इट इज़ वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड में क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी इज मोर कंपेयर टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पेयर्ड होना पसंद नहीं करेगा, अपर साइड जाएगा 4 और 5। इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी बेटा, 0.6 डेल ओ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो
0.4 डेल ओ। अब हमें CFSE की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखें आप इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ CFSE में क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किन की वैल्यूज़ कितनी है, किसके इक्वल है, -0.6 डेल ओ। ठीक है, सॉरी -0.4 डेल ओ, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में है, T2G में। एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी है, 0.4, तो 3 इंटू -0.4 प्लस आपके पास अपर साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू 0.6 डेल ओ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी हो जाएगी। तो ऑब्वियस है कि माइनस का 1.2 और प्लस का 1.2 कितना हो जाएगा, 0। यानी यहाँ पर जो CFSE की वैल्यू है वो 0 होगी, जिसे हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा हो जाता तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती 0.6 इंटू 3 यानी कि 1.8, तो ये वैल्यू जो आती वो प्लस में आ जाती। तो इस तरीके से हम CFSE की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन T2Z ऑर्बिटल में होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू होगी वो -0.4 डेल ओ होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन EZ ऑर्बिटल में होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी +0.6 डेल ओ या 6 DQ, और इसके लिए अगर T2G में प्रेजेंट है तो 4 DQ की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक ओवरऑल कंक्लूजन जो निकल के सामने आ रहा है, हमारे पास एक ओवरऑल कंक्लूजन निकल के सामने आया। ये कंक्लूजन क्या है, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया कि इफ़ कॉन्फ़िगरेशन इज़ D1, D2, D3, D8, D9 और D10, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, एंड देन द वैल्यू ऑफ CFSE इज सेम फॉर बोथ टाइप ऑफ लिगेंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर मान लीजिए D1, D2, D3, D8, D9, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, लिगेंड का नेचर जो है वो भी कैसा भी हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वैल्यू ऑफ CFSE जो होगी वो ऑलवेज सेम आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लेना। लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन इज़ D4, D5, D6, D7, आपने देखा अपन ने D5 को कंसिडर किया था, तो D5 में जब हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जा रहे थे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जा रहे थे तो जो वैल्यूज़ हमारे पास निकल के आई थी वो आई थी -2.0 डेल ओ, जबकि हम वीक लिगेंड में अगर जा रहे थे तो वैल्यू निकल के आ रही थी CFSE की 0। तो चेंज होगा, देन वैल्यू ऑफ CFSE चेंज अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लिगेंड, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लिगेंड पे वो वैल्यू क्या होगी, चेंज। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग को प्रेफर करेगा, और लिगेंड अगर वीक होगा तो वो पहले सब में इक्वल एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद पेयरिंग को फिल करेगा। तो इस तरीके से हम CFSE की वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कलर इन कॉम्प्लेक्सेस की। कलर इन कॉम्प्लेक्सेस मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, दे शोज कलर डिफरेंट, दे शोज विद डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, एंड व्हाट द रीज़न बिहाइंड देम ऑफ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एक्सप्लेन बाय CFT थ्योरी। मीन्स जो कॉम्प्लेक्सेस का कलर था वो हम CFT थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय VBT थ्योरी। VBT कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर इन कॉम्प्लेक्सेस। VBT जो थी वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जो कलर होता है, कॉम्प्लेक्सेस का कलर होता है, कलर इज डिफाइन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट आर द टू रीजंस ऑफ कलर in coordination compound? What are the two reasons behind the color in coordination compound? कि coordination compound color show करते हैं, जिसके पीछे दो रीज़न है। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन, एक तो है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी के अंदर, डी की ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वन इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट, एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट इन d orbital. Second, the presence of dd transition. dd transition means electron जो होता है goes from one d orbital to another d orbital, means goes from T2Z to higher energy level EZ orbitals. कैसे होगा हम आपको बताएंगे। अब इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो कलर शो करते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर शो करने के पीछे अगर आपको शॉर्ट में आंसर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि साहब दो रीज़न है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन एंड प्रेजेंस ऑफ डी ट्रांजिशन। देयर आर टू रीजंस बिहाइंड द कलर इन कॉम्प्लेक्सेस।
ठीक है। तो ये दो रीजंस होते हैं। अब हमें क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होगा और हमें कैसा उसका आंसर हमें देना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि कलर इन कॉम्प्लेक्सेस एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ CFT, इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन अबाउट बाय BBT। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, लेकिन हम CFT से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन आया TiH2O का 6+3 is colored while SC scandium H2O का 6+3 is colorless। कि साहब ये तो कलर्ड है और ये कलरलेस क्यों है? तो जब हमें इस चीज़ को प्रूव करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालेंगे और इनके CFT पे चलेंगे। हमें कलर होने के लिए ज़रूरी क्या था, प्रेजेंस ऑफ D इलेक्ट्रॉन मस्ट होगा। हम पहले स्कैंडियम के पास चले। स्कैंडियम H2O का 6+3, नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं और लिगेंड कौन है, वाटर। वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0। फर्स्ट वी डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम स्कैंडियम। स्कैंडियम को हमने x मान लिया, x+6 0 = 3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। स्कैंडियम 21, आर्गन 3d1 4s2, आर्गन के लिए 18 19 और 2 21। इट मीन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स द 3 इलेक्ट्रॉन आर रिलीज फ्रॉम इट्स आउटर स्टेट, आउटर कॉन्फ़िगरेशन। तो D में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, S में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो D भी खाली S भी खाली। D में कोई अनपेड ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि साहब इट इज़ कलरलेस, एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ अनपेड D इलेक्ट्रॉन, D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, S में भी नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इट इज़ कलरलेस। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि साहब स्कैंडियम का हेक्सा एक्वा स्कैंडियम थर्ड आयन जो था वो कलरलेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अनपेड D इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो D इलेक्ट्रॉन सबसे एलिमेंट्री कंडीशन है फॉर कलर इन कॉम्प्लेक्सेस की D इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सेकंड केस में जब हम पहुंचे हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन में, क्योंकि व्हाट इज द IUPAC नेम, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन। तो फर्स्ट भी डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम, बिकॉज सेंट्रल एटम कौन है यहाँ, टाइटेनियम है। तो हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला बेटा, x+6 0 = 3, x = 3। टाइटेनियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d2 4s2। +3 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव। तो कहाँ से निकालें, S में से 2 जाएंगे और D में से 1 चला गया, तो Ti+3 मीन्स आर्गन 3d1। तो यहाँ क्या हो गया, प्रेजेंस है 1 इलेक्ट्रॉन, क्या D में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाँ कहेंगे कि प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल एंड इट इज सो इट इज कलर्ड हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सो इट इज कलर्ड, प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल, सो इट इज कलर्ड। तो यहाँ पे कलरलेस क्यों था, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था। ये कलर्ड क्यों है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब कैसे DD ट्रांजिशन होगा वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किसके बेस पर हम समझाएं कि DD ट्रांजिशन यहाँ हो रहा है। आप देखिए स्क्रीन पर, इसके समझाने के लिए हमने यहाँ वापस एक बार बताया कि यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था बेटा, आर्गन 3d2 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव, तो आपने निकाल दिए आर्गन 3d1। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर्गन 3d1 इज कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद में जब हम ये बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, CFT में इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, फिर डी जनरेट ऑर्बिटल्स, डी जनरेट के बाद में एक्साइटेड ऑर्बिटल्स, एक्साइटेड ऑर्बिटल्स स्प्लिटेड हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं। अब एक बार बताइए, ये डी जनरेट ऑर्बिटल है और डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1। तो मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। ये लिगेंड जो होते हैं वो जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो रेपेल होकर एक्साइटेड ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया 1, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे भी 1, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में 3d1 था। अब 3d1 होने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल कहाँ होगा, ऑब्वियस इट इज़ फिल इन लोअर एनर्जी सेट। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर आ रहा है तो लोअर एनर्जी सेट में कौन कौन होंगे, यानी दे आर द ग्रुप ऑफ T2Z ऑर्बिटल्स। कौन कौन से हैं बेटा, DXY DYZ एंड DZX। और इजी ऑर्बिटल का सेट कौन कौन सा है, DZ2 DX2Y2। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अभी तक हमने इसको ये कहा है कि प्रेजेंस ऑफ D इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है वो इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है DXY ऑर्बिटल के अंदर, ये वाला इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट से, क्योंकि ऑब्वियस है कि हम विजिबल लाइट में रह रहे हैं, तो ये विजिबल लाइट से
एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और एब्जॉर्व करने के बाद ये हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो विजिबल रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। नॉर्मली टाइटेनियम के केस में जब हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स होता है तो ये 494 नैनोमीटर का ब्लू ग्रीन और सम येलो ग्रीन, कुछ येलो ब्लू ग्रीन और येलो ग्रीन टाइप की रेडिएशंस की वेवलेंथ होती है, उनको ये एब्जॉर्व करता है। क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम से ये अलग अलग रेडिएशंस को एब्जॉर्व करेगा। तो ये जो डेटा हमें ऑब्टेन हुआ है उसमें हमें पता चलता है कि 494 नैनोमीटर के फोटोन्स को ये एब्जॉर्व करता है। और एब्जॉर्व करने के बाद जब ये हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है तो जब जाने के बाद ये वापस आता है तो जो रेडिएशंस इसने एब्जॉर्व की थी उसका सप्लीमेंट रेडिएशन ये इमिट करता है। और उस सप्लीमेंट रेडिएशन के वेवलेंथ के रेस्पेक्ट जो कलर होगा वो हमें दिखाई देता है। यानी जो कलर ये जिस कलर की रेडिएशंस या जिस कलर की रेडिएशंस को एब्जॉर्व करेगा वो नहीं दिखाई देगा, जिस कलर की रेडिएशन को ये एमिट करेगा और हमें ये वेवलेंथ एमिट करेगा, वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डेंट कलर होगा, इसलिए वो कलर हमें दिखाई देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए आप डी के, ये भी डी का एक और इलेक्ट्रॉन था, डी का एक ऑर्बिटल है, डी के ऑर्बिटल से दूसरी डी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन या ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल टू अनदर डी ऑर्बिटल इज नॉन एज डी डी ट्रांजिशन। तो यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन होता है और ये डी डी ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पे कलर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा और हायर एनर्जी स्टेट में जब ये जाएगा, यहाँ से मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो था वो अपना हायर एनर्जी स्टेट में गया और हायर एनर्जी स्टेट में अगर ये जाता है तो ये कितना 494 नैनोमीटर के फोटोन को एब्जॉर्व करता है। 494 नैनोमीटर के फोटोन को एब्जॉर्व करने के बाद ये हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचेगा और हायर एनर्जी स्टेट के बाद में जब ये वापस आएगा, जब ये हायर एनर्जी स्टेट के बाद ये जब वापस आता है अपने पेरेंटल पे, जब ये वापस आएगा तो जो रेडिएशंस इसने एब्जॉर्व की थी, यानी एब्जॉर्ब तो ये कि उसका सप्लीमेंट कलर की रेडिएशंस को एमिट करेगा और उन रेडिएशन के अकॉर्डिंग जो उनकी रेडिएशन की वेवलेंथ होगी उनके अकॉर्डिंग हमें कलर हमें ऑब्टेन होगा। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक से इसको समझा दूंगा कि अगर कौन एब्जॉर्ब रेडिएशन हमें दी हुई होगी तो हम बता देंगे कि एमिटेड कलर की रेडिएशंस कौन सी होती है, वरना हम किसी कॉम्प्लेक्स को देखकर नहीं बता सकते कि वो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि कलरलेस और कलर होने के पीछे रीज़न क्या है, कि डी डी ट्रांजिशन होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसका कलर कैसा होता है तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि ये कॉम्प्लेक्स अब ऑरेंज कलर की रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर रहा है तो इसका मतलब कलर कैसा देगा, तो हम कहेंगे एमिटेड कलर कैसा होगा, वो हम बता सकते हैं आपको। तो इसकी थ्योरी कैसी होगी साहब, देखिए इन H2O का 6+3 unpaired electron which is present in T2z orbital gain absorb energy from visible region। ये visible region से एब्जॉर्व करता है एनर्जी को। येलो ग्रीन या ब्लू ग्रीन भी हम कह सकते हैं, दोनों येलो ग्रीन और ब्लू ग्रीन जो 494 नैनोमीटर का फोटोन होता है एब्जॉर्व एंड गोज टू हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बैक टू T2z orbital then electron emitted energy which is the supplement of absorb energy radiation। जो कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा उसका सप्लीमेंट कलर की रेडिएशंस को ये एब्जॉर्व करेगा, जिसके सप्लीमेंट कलर की रेडिएशंस को ये एमिट करता है ना। जैसे मान लीजिए ऑरेंज कलर की रेडिएशंस को मान लो इसने एब्जॉर्व किया तो ये जो होगा वो ब्लू कलर की रेडिएशंस को एमिट करेगा, यानी कॉम्प्लेक्स का कलर ब्लू होगा। अगर ये रेड को करता है तो ग्रीन एमिट करेगा, अगर ये पर्पल को करता है तो वायलेट करेगा, अगर ये वायलेट को करता है, अगर ये येलो को करता है तो पर्पल करेगा, अगर ये वायलेट को करता है तो जो होगा वो येलो को करता है तो वायलेट, वायलेट को करता है तो येलो, ग्रीन को करता है तो रेड, रेड को करता है तो ग्रीन। तो ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप की रेडिएशंस में होगी। तो एब्जॉर्ब रेडिएशंस वेवलेंथ इक्वल टू एमिटेड रेडिएशंस के इक्वल होगी। जैसे मान लीजिए एब्जॉर्ब कलर यहाँ पे येलो ग्रीन या ब्लू ग्रीन है तो एमिटेड कलर यहाँ पे वायलेट या पर्पल कलर का होगा, एमिटेड कलर वायलेट या पर्पल कलर का होगा। अब इसके बाद में हम एक आपको स्टेप और समझा सकते हैं इसमें कि जिससे इसको बहुत ही इजी तरीके से हमें समझा जा सकता है रेडिएशंस में। आप स्क्रीन पे देखिए कि अगर मान लीजिए कि कलर ऑफ लाइट, एब्जॉर्ब कलर ऑफ लाइट ऑरेंज है तो कलर ऑफ लाइट एमिटेड कैसी होगी, ब्लू। अगर एब्जॉर्ब लाइट रेड कलर का एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ग्रीन कलर का शो करेगा, अगर पर्पल है तो वो वायलेट शो करेगा। अगर मान लीजिए आपने कहा सर वायलेट कलर कर रहा है तो पर्पल करेगा और ग्रीन कर रहा है तो रेड करेगा, ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है विजिबल स्पेक्ट्रम से तो ऑरेंज करेगा। इसको समझाने के लिए हम एक
इसको समझाने के लिए एक आपको डायग्राम्स जो है उससे इसको क्लीन पूरा समझाते हैं। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर ये जो आपके लिए आया है डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए आप। यहाँ पे ऑरेंज कलर है, अगर वो ऑरेंज कलर की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है तो उसके सामने वाला जो कलर होगा वो एमिट करेगा, यानी ब्लू कलर जो है वो एमिट करता है। अगर ऑरेंज कलर की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा कॉम्प्लेक्स तो ब्लू कलर एमिट करेगा, यानी ब्लू कलर का दिखाई देगा। अगर रेड करता है तो रेड के बाद में ग्रीन रेड को अगर उसने एब्जॉर्ब किया है तो ग्रीन दिखाई देगा। अगर मान लीजिए वो हमारे येलो ग्रीन पे या ब्लू ग्रीन पे आ रहा है तो थोड़ा वायलेट कलर पे शो करेगा, है ना। तो ये आपको मैंने है यहाँ पे। अब होता कैसे है, इसको अपन क्यों लेते हैं ऐसा। हाँ, तो उसी का कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा अपन। अभी मैंने आपको बताया कि ऑरेंज अगर कलर एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू कलर को एमिट करेगा, और ब्लू कलर अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो ऑरेंज को करेगा। यानी ऑरेंज का सप्लीमेंट कलर ब्लू है, रेड का ग्रीन है, पर्पल का वायलेट है, पर्पल का सॉरी येलो है, येलो का वायलेट है। तो इस तरीके से हम लेते हैं। अब आप देखिए कि हम किस तरीके से ये कलर टेंडेंसी बढ़ रही है, क्योंकि सबसे कम कलर किसका होता है, कब से सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, तो वो होता है वायलेट कलर। वायलेट कलर 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है। जैसे आपको याद आ रहा होगा विबग्योर, ठीक है ना बेटा, आपको याद आ रहा होगा विबग्योर, WIBGIOR। इसमें हम कहते हैं कि वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है, रेड की सबसे ज़्यादा होती है। तो वायलेट जो है वो 400 से स्टार्ट हो रहा है, फिर वायलेट के बाद में ब्लू आ गया, ब्लू के बाद में ग्रीन, ग्रीन के बाद में येलो, येलो के बाद में ऑरेंज, फिर वापस रेड आ जाता है। ठीक है, तो ये कलर जो होते हैं वो सप्लीमेंट कलर और ये एब्जॉर्ब कलर और एमिटेड कलर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इनको एक याद करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ऑरेंज ब्लू है, रेड के साथ ग्रीन है, पर्पल के साथ येलो है, तो हमने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है, OBRGPY। इसको हम बोलते हैं ओबामा की राग प्यारी है। ओबामा की राग क्या है बेटा, प्यारी। OB का मतलब है ओबामा, RG का मतलब है राग, PY प्यारी। O से ऑरेंज और ब्लू, ब्लू करता है तो ऑरेंज, ऑरेंज करता है तो ब्लू, रेड एब्जॉर्ब करता है तो ग्रीन, ग्रीन एब्जॉर्ब करता है तो रेड, पर्पल करता है तो येलो, येलो करता है तो पर्पल। तो कॉम्प्लेक्सेस में आपको इस तरीके से ध्यान में देखना है। अब मैं आपको इसके बाद एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि जैसे जैसे हम अगर मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कम, जैसे कैसा भी कॉम्प्लेक्स है हमारा, अगर हम उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड को ऐड करते जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड को ऑब्वियस ऐड करेंगे तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ता है, क्योंकि स्प्लिटिंग बढ़ती है, और एनर्जी डिफरेंस बढ़ने की वजह से कलर की जो इंटेंसिटी होती है वो लेस वेवलेंथ की तरफ चली जाती है, लेस वेवलेंथ की तरफ चली जाती है। यानी लिगेंड के नेचर पे कलर की इंटेंसिटी जो होती है वो इफेक्ट करती है, लिगेंड के नेचर पे कलर की इंटेंसिटी सॉल्यूशन की इफेक्ट करती है। इसको समझाने के लिए आपके पास हम एक कॉम्प्लेक्स हमारा दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप कि इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड ऑन कलर, इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड ऑन कलर, कि जैसे मान लीजिए ये NiH2O का 6 एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे सारे के सारे वीक लिगेंड है, और इस वीक लिगेंड के अंदर जो कलर आ रहा है वो ग्रीन आ रहा है। अगर मैं मान लो इसमें यहाँ पे मिक्स कर दूँ EN को 1/1 के रेशियो में, EN मीन्स इथाइलिन डायमीन जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड EN मीन्स इथाइलिन डायमीन को मिक्स कर देता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1/1 का मतलब है कि इसके दो लिगेंड सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे एक EN से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वाटर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, EN का 2, तो 6 हो गया। तो आपने देखा कि इसका जो कलर है वो पेल ब्लू हो गया, यानी ग्रीन से ये कलर आ गया पेल ब्लू, यानी थोड़ा लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ। स्ट्रॉन्ग अगर लिगेंड होता है तो ऑब्वियसली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, जिससे लैम्बडा की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कलर उधर जाएगा जिधर लैम्बडा की वैल्यू थोड़ी कम हो रही है। अगर मैं इसको 2/1 के रेशियो में मिलाऊं, यानी इथाइलिन डायमीन के 2 मोल्स हैं, इसका 1 मोल है, तो यहाँ इथाइलिन डायमीन के 2 मोल्स हो जाएंगे, तो यहाँ H2O के 2 ही मोल होंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर को तो 6 होना है, क्योंकि एक EN 2 कोऑर्डिनेशन बनाता है, तो 2 EN कितनी बनाएंगे 4 और 2 6। तो अब इसका कलर चेंज हो गया ब्लू, तो आपने देखा ये पेल ब्लू से ब्लू आ गया, यानी इसकी जो लैम्बडा थी और भी कम हो गई। उसके बाद में हम गए अगर हम इसको 3/1 के रेशियो में मिला दें, ठीक है, तो 3/1 के रेशियो में तो ऑल वाटर इज सब्स्टिट्यूटेड बाय EN आ गया यहाँ पे सारे के सारे, और कुछ भी नहीं है, और कलर कैसा आ गया वायलेट। तो हम इससे इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर जैसे जैसे सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है तो CFSE की वैल्यू बढ़ेगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, और एनर्जी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और अगर वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो ऑब्वियस कलर में चेंज आएगा, और वो लेस
वेवलेंथ की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग कलर टूवर्ड्स मोर फ्रिक्वेंसी एंड लेस वेवलेंथ की तरफ हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इधर देखें तो इधर से इधर में जाने पे क्या होता है, नेचर ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड यानी नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड बढ़ रहा है। यहाँ पे एन एक ही था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो ऑब्वियस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का डिफरेंस बढ़ेगा। अगर एनर्जी का डिफरेंस बढ़ेगा तो वेवलेंथ का डिफरेंस कम होगा, और वेवलेंथ कम ही जा रही है क्योंकि हम वॉयलेट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ब्लू की जो वेवलेंथ थी वो ज़्यादा थी और वॉयलेट की वेवलेंथ क्या थी, कम। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जाएंगे तो उनका जो वेवलेंथ होगा वो कम होगा। अगर वीक लिगेंड होंगे और वो कलर शो करेंगे तो उनकी वेवलेंथ कैसी होंगी, हाई होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वीक लिगेंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होता है, एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हाई वेवलेंथ के कलर शो होंगे। और अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो वेवलेंथ की वैल्यू कम वाले कलर शो होंगे। तो आपने देखा कलर इन कॉम्प्लेक्स में सबसे हल्का से रिवाइज करता हूँ। कलर इन कॉम्प्लेक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्री डी इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन मीन्स a one electron transit from a1 T2g orbital to EZ after absorb energy when it come back to its parental energy level या T2z orbital, then it emit the color which is the supplement of absorbed color, यानी वो कलर जो उसने एब्जॉर्व किया है उसका सप्लीमेंट कलर ये शो करता है। तो हमारे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर आपको मैंने एक ट्रिक बताई रखी है, ऑरेंज अगर करता है तो ब्लू होगा, ब्लू करता है तो ऑरेंज होगा। तो शॉर्ट ट्रिक हमारी थी ओबामा की राख प्यारी है, ओबामा की राख प्यारी है। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्सेस में कलर को पूरे को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो की तरफ चलते हैं।